क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है भाई प्यारे साथियों। क्या आप सभी ठीक ठाक हैं? आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे और फिर हम सब लोग जो है अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सभी कुशल मंगल हैं? चलिए, तो हम जो है डिस्कस कर रहे थे कक्षा 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और ये आपका जो बैच है, जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं, ये बीपीएससी का बैच है और इस बीपीएससी के बैच में हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर हमारा 4 है। चौथा चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और यदि आप अपने चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी को देखा होगा, आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो आप उसमें पाए होंगे कि जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर है चौथा, उस चैप्टर का नाम है, यानी ये है आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी, पृथ्वी हमारा आवास, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। और इसमें जो ये 8 चैप्टर हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें ये 8 चैप्टर हैं और उन 8 चैप्टर में थे हमने आपको जो है और 3 चैप्टर हमने कंप्लीट आपको करा दिए हैं, जिसमें 3 चैप्टर में से शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं उनमें जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम, ग्लोब पे अक्षांश एवं देशांतर, द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मानचित्र बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे भैया? मैपिंग बोलेंगे। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आगे डिस्कस करेंगे। और चलिए, तो मानचित्र के अंतर्गत इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है मानचित्र, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे मैप कहेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, मानचित्र में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मानचित्र और एक होता है ग्लोब। क्या होता है? एक तो होता है मानचित्र और एक होता है ग्लोब। आपने सुना होगा, है ना? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी कैसे एक अक्ष के सहारे घूमती रहती है, वो तो होता है अर्थ, और एक उसी को जब वो स्टैंड में फंसा देते हैं तो ग्लोब होता है और एक मानचित्र होता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि आखिरकार इस चैप्टर को ऐड करने की वजह क्या है। यह जो चैप्टर है मैप यानी मानचित्र, आपकी एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, एसईआरटी में भी इसको ऐड किया गया, और दूसरी बात आपके सिलेबस में भी इसको मेंशन किया गया है, क्योंकि बीपीएससी के 1 से 5 तक के और 9वीं 10वीं तक में साफ कहा गया है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी चीज है। जो कॉमन जीके जीएस का सेक्शन है उसमें ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब मैप में अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, तो इसको ऐड इसलिए किया गया ताकि आप मानचित्र के बारे में पढ़ सकें, मानचित्र के प्रयोगों के बारे में पढ़ चुके। तो कैसे हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा समझना। एक तो होता है ग्लोब और एक होता है मानचित्र, तो दोनों में अंतर क्या होता है समझना। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं ग्लोब में? स्टडिंग द ग्लोब हैज सम लिमिटेशन। ग्लोब में क्या होती हैं? कुछ चीजों की लिमिटेशन होती है। क्यों लिमिटेशन होती है? क्योंकि ग्लोब, आपको पता है ग्लोब एक छोटा सा हिस्सा है। अब उस ग्लोब में सब कुछ वहां पे छपा हुआ है। उस ग्लोब को आप ऐसे घुमा घुमा के इधर उधर देखोगे तो बस आपको उतनी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब आप ग्लोब में भारत को तो देख सकते हो एशिया के अंतर्गत, लेकिन क्या ग्लोब में आप राज्य को देख सकते हो? भारत के अंदर बिहार को देख सकते हो? बिहार के अंतर्गत आप जो है अपने जिले को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो वही क्या है, ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन ग्लोब का क्या फायदा है कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ इफ देयर आर देन द ग्लोब प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल फॉर अस। अगर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाह रहे हैं, एक बार में पूरी पृथ्वी को देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है, ऋतु भूषण ने लिखा है इजी वे टू अंडरस्टैंड अर्थ। अगर आप पृथ्वी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पृथ्वी को, उसको ग्लोब को ऐसे आराम से देख लेंगे। ठीक है भैया, चलिए क्लियर है। लेकिन उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया
मानचित्र है। अब मानचित्र क्या है, जैसे ये क्या है, मैप क्या है, मानचित्र क्या है, किसी भी एक भाग का है, पैमाने के माध्यम से, माप तोल करने के माध्यम से कोई एक लोकेशन है, जैसे ये गुड़गांव है, और गुड़गांव में अगर हम बात करेंगे तो हुडा सिटी सेंटर से लेकर के हमारी ऑफिस की डिस्टेंस जो है, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर के हमारी ऑफिस की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर की दूरी को हमने कोई सिंबल से माप दिया, या 2 किलोमीटर की दूरी को हमने 2 मीटर के रूप में दर्शा दिया, पैमाने पे मान लिया। तो जहां भी 2 मीटर लिखा होगा इसका मतलब कि वो 2 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो पैमाने के माध्यम से फिर हमने कोई एक चार्ट बना दिया। हमने पूरे इस गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक चार्ट बनाया और उसे हमने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। हमने लिखाया कि सिरसा, और इधर मान लेते हैं कि नजफगढ़ एक जिला है और उसके बीच में हमने 2 मीटर लिख दिया। इसका मतलब सिरसा और नजफगढ़ के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, लेकिन वास्तव में कुछ और है, उससे हमें मतलब नहीं। मतलब जो भी होगी हमने उस रियल दूरी को एक छोटे से सिंबल के अनुसार माप लेंगे मानचित्र में। मानचित्र में तभी तो होता है, मानचित्र में पूरे भारत का नक्शा दिया होता है, उसमें भारत में सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल पूरे राज्य दिए होते हैं। और जब पूरे राज्य दिए होते हैं भैया, तो ये सारी चीजें हैं। तो अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस बाय मींस ऑफ स्केल। बात क्लियर, स्केल के द्वारा। ठीक है भैया, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक? मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ? बताओ दीपिका सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है आपका, बताएं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये बेसिक बातें हैं। क्या है ये? बेसिक बातें हैं, क्योंकि सिलेबस में मानचित्र को लाने का मतलब है ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं सीमित होती हैं, जबकि हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात करेंगे, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश या अपने राज्यों को या अपने जिलों को या शहरों को तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। किसमें? यहाँ पे ये कट यहाँ से लगा हुआ है कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करेंगे तो ऐसे में हमारे लिए मानचित्र उपयोगी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि बट व्हेन वी ओनली सी वन पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक आवर country, states, district, cities and villages, if we want to study about does not prove useful। कौन? ग्लोब। in such a situation we use maps। ऐसी कंडीशन में हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? मैप का उपयोग करना पड़ेगा। अब आपको अपने गांव की लोकेशन देखनी, और गांव की लोकेशन अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो नहीं मिल सकती। गांव की लोकेशन आपको कहां पे देखनी पड़ेगी? अपने मानचित्र पर देखनी पड़ेगी। आपके राज्य का मानचित्र अलग होगा, आपके राज्य में आपके जिले का मानचित्र अलग होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्लियर भैया, इस बात को ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। भाई मानचित्र तो ऐसे होते हैं, कुछ मानचित्र ऐसे होंगे छोटे क्षेत्र को दर्शाएंगे, कुछ मानचित्र रहेंगे जो कुछ फैक्ट्स को दर्शाएंगे। सम मैप अ स्मॉल एरिया एंड सम रिफ्लेक्ट द फैक्ट्स। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है, याद रख लीजिएगा। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है भैया? एटलस बन जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये सारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, ताकि आप उन चीजों को समझ लें, ताकि आप उन चीजों को याद कर लें। ये मैं आपको सारी चीजें समझा ही रहा हूं। मैं मैसेज हाफ शो होता है, ये डाउट है आपका? ये डाउट है दीपिका जी? मुझे लगा कि आपका डाउट कुछ पढ़ाने के तरीके से होगा। आप कह रही हैं मैसेज हाफ शो होता है, ये आपका डाउट है? थिंक अबाउट, सोचिए थोड़ा सा, ये आपका डाउट है? मुझे लगा कि आप मेरे पढ़ाने में से कोई चीज पूछेंगे, आपका कोई क्वेश्चन होगा, है ना? बाकी के लोग, आप 140 बच्चे भी वॉच कर रहे हैं, आप जरा बताना ये इनका डाउट है मैडम का? फैकल्टी पढ़ा रही है, आप उससे पूछ रहे हैं कि और सर डाउट बताइए। हमको लगा कि कोई भयंकर सा डाउट होगा। ये इनका डाउट है कि सर मेरा मैसेज हाफ शो होता है।
अब ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने ये बात की थी, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे। ये बात यहां पर समझ में आ गई है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र कैसे होते हैं भैया? तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको नीचे वर्णित किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात को याद कर लीजिएगा, इस बात को यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझिएगा। दूसरी बात याद रख लीजिएगा। दूसरी बात को अगर हम समझेंगे यहाँ पे भौतिक मानचित्र, अब हम क्या समझेंगे भैया? अब हम समझेंगे यहाँ पे भौतिक मानचित्र। क्योंकि मानचित्र कितने होते हैं भैया? मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। मानचित्र कैसे होते हैं भैया? मानचित्र जो है याद रख लीजिएगा, वो क्या होते हैं भैया? कई प्रकार के होते हैं। ठीक बंधु, समझ में आ गया कि नहीं आ गया परफेक्ट तरीके से? कोई इशू तो नहीं है आपको? ठीक है, चलिए अलग अलग तरीके, जैसे पहले हम जिस मानचित्र के बारे में बात करेंगे वो है भौतिक मानचित्र, जिसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अर्थ नेचुरल कंपोजिशन लाइक माउंटेन्स, स्ट्रीम्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, फिजिकल, और दिस इज कॉल्ड रिलीफ ड्राइंग या मैपिंग कहते हैं। पढ़ लीजिए, सीधा पेपर में आएगा, सीधा पेपर में आएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, सीधा पेपर में यहां पर आएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, एक तो हो जाएगा भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र के बाद एक दूसरा मानचित्र होता है, जिस मानचित्र को आप कहते हो राजनीतिक मानचित्र। क्या कहते हो? पॉलिटिकल मैप। याद रखना अंतर होता है कि भौतिक मानचित्र में क्या पढ़ा जाता है। तो भौतिक मानचित्र में ये पढ़ा जाता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरी बात अगर बात करेंगे राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक मानचित्र आपके ये होते हैं राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं भैया? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक तीसरा मानचित्र होता है, जिसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र की अगर बात करेंगे कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में यहां पर समझेंगे। थीमेटिक मानचित्र में क्या कहेंगे कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, जैसे वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी, दिशा और प्रतीक ये मानचित्र के क्या होते हैं भैया? 3 घटक होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। तो ये क्या होते हैं भैया? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो मानचित्र कितने प्रकार के आपने पढ़े? आपने पढ़ा भौतिक मानचित्र, आपने दूसरा पढ़ा राजनीतिक मानचित्र, आपने तीसरा पढ़ा और थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है बंधु, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे थीमेटिक मानचित्र का मतलब क्या है? जैसे आप देखेंगे रिसेंट रेनफॉल टेंडेंसी,
रिसेंट रेनफॉल, तो जो ब्लू का हिस्सा है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है, यानी इस क्षेत्र में जहां जहां ब्लू ब्लू है वहां वर्षा थोड़ी बड़ी है। रेड का मतलब है डिक्रीजिंग ट्रेंड, जहां जहां रेड आपको दिखाई दे रहा है वहां पे वर्षा घट हुई है। ग्रीन का मतलब है नो ट्रेंड, वहां पे वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नॉर्मल है। ग्रे का मतलब नो डेटा, जहां का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मानचित्र है ये भी तो एक मानचित्र है जो हमें जानकारी प्रदान कर रहा है किसी चीज की। तो इस वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, तो इस वाले मानचित्र को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले मानचित्र को, तो इस वाले मानचित्र को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले मानचित्र को, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ओके, चलिए, तो थीमेटिक मानचित्र होगा यहाँ पर। उससे पहले आप यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र समझ लिए, उससे पहले आप यहाँ पे क्या समझ लिए, भौतिक मानचित्र समझ लिए। ठीक है, ये बात समझ लिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे जरा एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, पहले मैं आपसे क्या पूछ लूँ भैया, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे मैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये है, जरा इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। पहले देखता हूँ कि आपकी इतनी बढ़िया तैयारी है। जरा पहले प्रश्न का जवाब देंगे, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, और देश या राज्यों की सीमाएं, बताइए भैया, देश या राज्यों की सीमाएं। तो हमने कहा था भौतिक मानचित्र में हमेशा पर्वत को शामिल करेंगे, पठार को शामिल करेंगे, मैदान को शामिल करेंगे, महासागर को शामिल करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा देश या राज्यों की सीमाओं को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि देश या राज्यों की सीमाओं को शामिल करने के लिए कौन सा मानचित्र है, तो उसके लिए राजनीतिक मानचित्र है। उसके लिए कौन सा मानचित्र भैया, तो उसके लिए राजनीतिक मानचित्र, याद रख लीजिएगा। उसके लिए कौन सा मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। तो अगर देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है यहाँ तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे जैसे एक और प्रश्न का जवाब दीजिए आप। अब आप दूसरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। वापस से थ्योरी पढ़ेंगे भी, पहले मैं आपके थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में भी आ जाए। बताएंगे, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए जरा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, बताएंगे। व्हाट इज द मैप शोइंग स्टेट, टाउन्स, सिटीज एंड विलेज एट डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस बाउंड्रीज को, भौतिक मानचित्र कहेंगे उसको, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र कहेंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे, बताओ। तो सभी लोगों का बी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है भैया। जो राज्यों, नगरों, शहरों, गांव के बारे में दर्शाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे भैया, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, याद रख लीजिएगा। पॉलिटिकल मैप कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, उसको पॉलिटिकल मैप कहेंगे, याद रख लीजिएगा। बी इसका क्षेत्र हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पॉलिटिकल मैप कहेंगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा एक और सवाल आपके सामने, जो आपको पढ़ाया है उसी पे आधारित एक और सवाल पढ़ेंगे। जरा तीसरे सवाल को जरा पढ़ें और जवाब दें। कह रहा है थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र या कूट, बताओ। तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो थीमेटिक मानचित्र कौन सा होता है, जो किसी विशेष चीज को दर्शा रहा होता है। तो अतः इसमें क्या देखेंगे, तीनों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, अब तो आपकी समझ में आ रहा है ना। परफेक्ट तरीके से तीनों सवालों के आपने सही जवाब दिए। तो थीमेटिक मानचित्र को समझ लेना, और उससे पहले आपने यहाँ पर कौन सा समझ लिया, उससे पहले आपने यहाँ पर जो है राजनीतिक मानचित्र को समझ लिया, और उससे पहले आपने किसको समझ लिया, भौतिक मानचित्र को समझ लिया। ध्यान रख, किसको समझ लिया आपने, भौतिक मानचित्र को आपने समझ लिया। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है,
यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, इसी चीज को तो हम आपको समझा रहे थे, इसी चीज को हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। थीमेटिक मानचित्र, और उससे पहले यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र, और उससे पहले हमने यहाँ पे पूरा का पूरा भौतिक मानचित्र आपको यहाँ पे समझा दिया। इससे प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाएगा। अब हम समझेंगे यहाँ पे ये वाली लाइन तो आपने याद कर ली ना, ये वाली लाइन जो नीचे लिखी है, ये वाली लाइन जो नीचे यहाँ पे लिखी है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं याद रख लीजिएगा, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या होते हैं भैया, दिशा, दूरी और प्रतीक जो है मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे आगे बात करेंगे, आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे दूरी क्या है, तो दूरी तो आप जानते हैं भैया, किसी भी चीज के बारे में इसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, तो दूरी तो आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। हम दिशा के बारे में बात करेंगे, दूरी से प्रश्न कुछ नहीं, दूरी तो मतलब किसी चीज की दूरी है। दिशा से एक प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न बनता है, दिशा के बारे में। दिशा के बारे में जानकर रखना, डायरेक्शन के बारे में, कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। आप जितने भी मानचित्र देखेंगे, अगर आपके पास मानचित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि दाहिनी ओर तीर का निशान बना होता है। ये देखो यहाँ पे एक तीर का निशान बना होता है, आपके भी जितने मानचित्र होंगे उधर साइड में तीर का निशान होगा, ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर ओ डॉट लिखा होता है, ओ डॉट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, ओ डॉट लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह तीर का निशान किसको दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यह किसको दर्शा रहा है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं उत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर रेखा कहते हैं, याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हो। जब हमें उत्तर के बारे में पता है तो हमें नीचे पता है कि जो रेखा होगी और नीचे रेखा कौन सी होगी, दक्षिण होगी भैया। इधर जो रेखा होगी वो रेखा पूर्व होगी, इधर जो रेखा होगी वो रेखा मतलब माफ करिएगा, रेखा मतलब जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी। बात वही है, रेखा या दिशा। तो ये जो ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उसको उत्तर कहते हैं, और जो उसके नीचे की जो दिशाएं होंगी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बारे में आप पता कर सकते हो। ये दिशा के बारे में होता है, याद रख लीजिएगा। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। कौन से चित्र में 4 दिशाओं को दर्शाया गया है, ये देखिए 4 दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो चित्र में 4 प्रमुख दिशाओं को दर्शाया, ध्यान रखिएगा। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, दे कॉल्ड प्रधान दिग्बिंदु। तो याद रख लीजिएगा कौन सी दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, तो जो 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भैया, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम भी होती हैं, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इनसे मतलब है कि प्रधान दिग्बिंदु किन्हें कहते हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु इन 4 को कहते हैं। सीटेट में भी पढ़ी हूँ ये चैप्टर, हाँ, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी आती है तो सीटेट में एनसीईआरटी पढ़ाएं। आपके भी चैप्टर में एनसीईआरटी आती है तो आपको भी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चित्र में 4 मुख्य दिशाओं को यहाँ पर ये मामला होता है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। तो स्थान की दिशा पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, दिक्सूचक यंत्र। ये जो दिक्सूचक यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो दिक्सूचक यंत्र होता है यह स्थान की दिशा का पता लगाता है। किसकी पता लगाता है, स्थान की दिशा का पता लगाता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, याद कर लीजिएगा। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा, ये जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में होगी। इस तरीके से इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होगी, इस बात को याद रख लीजिएगा। ये दिक्सूचक यंत्र है। तो दिशाओं का पता हम कौन से यंत्र की सहायता से लगाते हैं, तो दिशाओं का ध्यान रखिएगा, और जो है हम किससे लगाते हैं, और दिक्सूचक यंत्र की सहायता से लगाते हैं, और मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कहाँ होती है भैया, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा कैसे होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, याद कर लीजिएगा। कहाँ होती है भैया, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे भैया, बहुत बढ़िया।
अब होता है प्रतीक। तो प्रतीक तो आप जानते हैं, प्रतीक यानी सिंबल, किसी चीज के बारे में कोई प्रतीक रख देना चीजों को, है ना। प्रतीक जैसे यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कौन से घटक होते हैं, एक तो होती है दूरी, एक होती है दिशा। भाई दूरी, दिशा और प्रतीक, दूरी, दिशा और प्रतीक, तीन ही तो घटक होते हैं किसी भी मानचित्र के। तो दूरी तो दूरी है, दिशा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब प्रतीक के बारे में। तो प्रतीक क्या है, मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार में, भाई वास्तविक आकार की तो कोई चीज आप दिखा ही नहीं सकते, इसलिए उन चीजों को निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। किसी चीज को सिंबल से दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। भाई किसी चीज का मान लेते हैं, कहीं इतना बड़ा कोई कुआं है, हम उसको छोटे से डॉट ऐसे से दर्शा दें, तो इसने क्या किया, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर दी। कहीं पर डॉट लगाए मानचित्र में तो हम समझेंगे कि यहाँ पे कुआं है मानचित्र में, ठीक है। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, अब मान लेते आप किसी क्षेत्र में फंस गए लेकिन आप वहां की भाषा को नहीं जानते हैं, जब वहां की भाषा को आप नहीं जानते, ध्यान रखिएगा, तो फिर मेरे प्यारे साथियों फिर आप कैसे करोगे, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर आप मानचित्र को खोलोगे, आप इन चिन्हों के द्वारा चीजों को पता कर सकते हो। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्रों की क्या होती है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी होती है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में कहें तो जो प्रतीक है इनको क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। बोलो यहां तक ये बात समझ में आ गई, यहां तक ये बात समझ में आ गई तो बताओ कि हाँ सर ये बात हमारे यहां पर समझ में प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में यहां पर आ चुकी है तो बताएंगे एक बार। कुछ कुछ चीजें समझ में आई, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आपकी बेहतर समझ में आ जाएंगी। जैसे कुछ सिंबल यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन होती है, और रेलवे लाइन में एक तो होती है बड़ी लाइन, एक होती है मीटर लाइन और एक होता है रेलवे स्टेशन। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है, बड़ी लाइन का सिंबल है। ये सिंबल किसका है, बड़ी लाइन का। मीटर लाइन का सिंबल क्या है, ये मीटर लाइन का सिंबल है। रेलवे स्टेशन का सिंबल क्या है, तो ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है। अब मानचित्र पर कहीं पर भी ये सिंबल आपको दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ साहब इसका मतलब ये है। अब जैसे सड़कें होती हैं, एक होती है पक्की सड़क, एक होती है कच्ची सड़क। मानचित्र पर ये जो चिन्ह है ऐसे दो प्रॉपर लाइन, पक्की सड़क, कच्ची सड़क के बारे में डॉट 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 डॉट, ये कच्ची सड़क को दर्शाता है। सीमाएं होती हैं, बाउंड्री होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राज्य और एक जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ऐसे दर्शाया जाएगा, एक हाईलाइट पॉइंट, हाईलाइट डॉट, हाईलाइट पॉइंट, हाईलाइट डॉट। लेकिन अगर राज्य की सीमा को दर्शाएगा तो इन्हीं पॉइंट को पतला कर दिया जाएगा, और जब अगर जिले की सीमा को दर्शाया जाएगा तो बीच में से पॉइंट या डॉट हटा दिए जाएंगे। तो ये सीमाओं को आप समझ सकते हो। कहीं पर अगर बात करेंगे नदी की बात करेंगे, कहीं कुआं की बात करेंगे, तो नदी की अगर बात करेंगे तो ये सिंबल नदी का है। कुआं की बात करेंगे तो एक बड़ा सा डार्क बिंदु कुआं का है। तालाब की बात करेंगे तो एक गोल गोल सा पौंड तालाब का हो जाएगा। नहर की बात करेंगे तो यह ऐसे करके और ऐसे ही निकाला है, नहर का प्रतीक होगा। पुल की बात करेंगे तो यह जो है दो ऐसे हिस्सा जो कर दिया है, ये पुल की बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर का प्रतीक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। वहीं गिरजाघर की बात करेंगे, गिरजाघर का ये प्रतीक हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, गिरजाघर का। वहीं मस्जिद की अगर बात करेंगे तो मस्जिद का ये प्रतीक हो जाएगा। वहीं छतरी की अगर बात करेंगे तो छतरी ये हो जाएगी। छतरी आप जानते हैं ना, किसी भी मृत व्यक्ति की याद में बनवाया गया स्मारक ही क्या कहलाता है, छतरी कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रख लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस का मतलब पीओ, जबकि पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का मतलब क्या हो जाएगा, पीटीओ, जबकि पुलिस स्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा।
वहीं बस्ती की बात करेंगे, बस्ती समझते हैं ना, जहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, घनी आबादी होगी, बस्ती हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर करेंगे यहाँ पे कब्रिस्तान को, अगर आप देखोगे तो कब्रिस्तान को ऐसे करके देखोगे, ये साइन किसका हो जाएगा, कब्रिस्तान का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पेड़ की अगर बात करेंगे तो पेड़ को आप ऐसे देख सकते हो, ध्यान रखिएगा। वहीं घास को आप कैसे देख सकते हो, तो घास को आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ प्रमुख प्रतीक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इन्हीं क्या होते हैं, यही होते हैं सिंबल, SYMBOL। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिंबल्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रतीक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया, प्रतीक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इनको हम क्या कहते हैं भैया, प्रतीक कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा। इनको हम क्या कहते हैं भैया, प्रतीक कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं भैया, प्रतीक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। हाँ जी, आरिफ समीकरण, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा सर? सिंबल पूछ लेगा, निम्नलिखित में से यह सिंबल किस चीज का है, और दो चार सिंबल दे देगा, आपसे पूछ लेगा, बताओ। ऋतुभूषण कह रहे हैं फॉरेस्ट का प्रतीक। जब पेड़ का प्रतीक ये है, तो ऐसे अगर घने होंगे तो ये फॉरेस्ट का प्रतीक हो जाएगा, पेड़ होंगे तो वही, और क्या है, ठीक है। ठीक है, हो गया, कोई इशू तो नहीं है। कामरान करें ओसिन का सिंबल, ऐसे तो 1000 सिंबल हो जाएंगे, और कामरान का मैं सारे सिंबल बताता रहूंगा क्या तुमको, है? अब तुम कहना कि जहां तुम बैठ के पॉटी करते हो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, है? गजब हो भाई, सिंबल तो 1000 हो जाएंगे। अब ये मुख्य मुख्य सिंबल बताए ना, अब समुद्र को, महाद्वीप को मानचित्र में दर्शाओगे, मतलब तुम बिहार क्षेत्र में कहीं पर फंस गए, तो तुम उसमें मानचित्र में का, बिहार में कोई समुद्र है बहुत बड़ा, बिहार में महासागर है कोई, मतलब ऐसे तो बहुत सारे भाई सिंबल होंगे भाई। ठीक है, चलो, तो ये सिंबल, अच्छा ये सिंबल जो है, ये सिंबल कोई नॉर्मल तो बनाएगी नहीं, इन सिंबल को लेकर के अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है एक, और इनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भैया, रूढ़ प्रतीक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं इनको, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अब जैसे देखो यहां पर, ये देख लो, यहां पर अब ये इसमें एक विद्यमान चित्र है। अब इसमें क्या दर्शा रहा है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब ये रेड रेड क्या दर्शा रहा है, तो आपको पता है, ये हमने क्या साइन बताया था, ये हमने बस्ती का साइन बताया था। अब ऐसे पहचान लो, ये साइन किसका, ये स्मारक है, किसी मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया। ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं। अगर एक है, ये 3 4 हैं, तो मतलब घने पेड़ पौधे होंगे, एक है तो एक होगा। ये प्रतीक किसका है, तो ये प्रतीक हो जाएगा मंदिर का, आपको हमने बताया था। ये प्रतीक किसका हो जाएगा, कब्रिस्तान का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कब्रिस्तान का ये प्रतीक हो जाएगा। डॉट 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 जा रहा है, इसका मतलब कच्ची सड़क है, इसका मतलब क्या है, कच्ची सड़क है। प्रॉपर जा रही, इसका मतलब क्या हो जाएगी, पक्की सड़क हो जाएगी, क्या पक्की। PS का मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिरजाघर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो जाएगी। ये दो ऐसे करके कट लगे, इसका मतलब नहर है यहाँ पे। ये क्या जा रही है यार, ये मीटर लाइन। ये क्या जा रही है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, गिरजा मस्जिद हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कच्ची सड़क हो जाएगी। ये फिर से बस्ती हो जाएगी यहाँ पे। ये क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, कोई तालाब हो जाएगा। और हर एक मानचित्र में ऊपर की तरफ ऐसे तीर होती है, इसको उत्तर रेखा बोलते हैं। ये उत्तर दिशा को दर्शाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो और समझ लो, एक बार देख लो इसको गौर से। तो ऐसे करके हम मंदिरों के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न हमने कर लिया था ना कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल है, तो ये कर लिया था। दूसरा जो आपका था कि राज्यों शहरों में, तो हमने राजनीतिक मानचित्र कर लिया था। तीसरा हमने कर लिया था। चौथा प्रश्न आपके सामने है। अब चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए, चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न? मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? विच डायरेक्शन आर कॉल्ड प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंस टू दी मैप। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर को कहा जाता है, दक्षिण को कहा जाता है, पूर्व को कहा जाता है, पश्चिम को कहा जाता है। हाँ जी, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? सी जवाब दे रहे हैं कुछ लोग। एक बात बताएंगे, सी जवाब कहां से आ जाएगा? है जब आपको कहा था कि डी उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। फिर ये सी जवाब कौन कौन दे रहे हैं? अनुपमा झा जी अभी सी जवाब दे रही है, 1 और 2 उत्तर और दक्षिण। रश्मि राठी जी सी जवाब दे रही हैं, बताइए। कविता कुमारी जी सी जवाब दे रही हैं। निशा ठाकुर सी जवाब दे रहे हैं। कैसे काम चलेगा बताइए भाई? डी इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा। क्या इसका उत्तर होगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा समझें, बेसिक बेसिक पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें काम की हैं, जिनसे पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले एक आध और प्रश्न और देख लेते, एक आध प्रश्न और हो। एक प्रश्न और है, चलिए 5वें सवाल का जवाब दो, एक प्रश्न और है। कह रहा है मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द ऑर्थोडॉक्स सिंबल विद रेफरेंस टू दी मैप। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, या उपयुक्त सभी। तो रूढ़ प्रतीक किसको कहते हैं बताओ? कुछ लोग डी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं। ऋतु जायसवाल डी जवाब दे रहे हैं। तो हमने बताया था भैया कि मान रूढ़ प्रतीक है तो जिन प्रतीकों के द्वारा नहीं होगा, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर नहीं, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी कुछ लोग डी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ जवाब दे रहे हैं भैया, जो कि पढ़ाया था बाबूजी, पढ़ाया था। हैं पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था इसके बारे में? रूढ़ प्रतीक के बारे में पढ़ाया था, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं, बताइए। ठीक है, चलिए एक और 6वां प्रश्न है, यही लास्ट प्रश्न होगा, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताओ?
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। दोनों कथन सही है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएंगे, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा घर पे जा करके, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप सभी। जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वहां पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाती है, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से। ठीक है भैया, तो चीजों को यहाँ पे समझ जाएंगे। हमने आपको आज की क्लास में यहाँ पर ये कुछ मानचित्र के बारे में समझाया था, हमने आपको यहाँ पर कोई कुछ चिन्ह दिखाए थे आपको, फिर कुछ प्रतीक के बारे में पढ़ाया था, फिर हमने दिक्सूचक तंत्र के बारे में पढ़ाया था, फिर हमने प्रधान दिक् बिंदु के बारे में पढ़ाया था, दिशा के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में थीमेटिक मानचित्र के बारे में पढ़ाया था, राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ाया था, भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ाया था। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा, और जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ निश्चित तौर पे आपके पेपर में आएगा। एक उम्मीद आपसे करना चाहूंगा कि क्लास एंड होने के बाद कम से कम आप एटलीस्ट फीडबैक देके जरूर जाएं, 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। और बीते दिनों रेटिंग बहुत खराब आ रही है, मतलब बच्चे पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्या हो रहा है, बच्चे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना एनर्जेटिक होकर के मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग बताएं क्या दिक्कत है। क्लास अच्छी थी सर, थैंक यू, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास एंड होने के बाद रेटिंग नहीं देते हो। तो आज 150 बच्चे देख रहे हैं, आप सभी 5 स्टार रेटिंग जरूर देना कंटेंट और टीचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।